नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, इसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो न्यूज के बारे में जानेंगे चाइना में अपस्फीति है, यानी कि चाइना का माल चाइना में ही सस्ता है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद जो गंगा वनीकरण हो रहा है वो अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाया है उसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद टी बग के बारे में दिया है, जो कीट है जो चाय के बागानों को नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस मैंग्रोव प्रजाति के बारे में जानेंगे, मैंग्रोव का क्षरण हुआ है कुछ, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो अपस्फीति के बारे में दिया है। अपस्फीति यानी जिसे अगर स्थानीय भाषा में बोले तो सस्ता आप बोलते हैं, सस्ताई बोल सकते हैं। चीन में महामारी के बाद पुनर्प्राप्ति है, उसके प्रयासों की चुनौतियों का सामना करते हुए भी चाइना अपस्फीति के दौर में प्रवेश कर गया है, यानी कि चाइना में सस्ताई हो गई है। अपस्फीति एक आर्थिक घटना है। इसका अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर कमी हो जाना, यानी वस्तु हो या फिर सेवा हो, सर्विस हो, दोनों का जो वैल्यू होता है, जो मूल्य होता है, उसमें लगातार कमी होती जाती है। लगातार उसमें क्या होती है, कमी होती जाती है, तो उसे बोलते हैं अपस्फीति, जिसे डिफ्लेशन भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन के विपरीत होता है डिफ्लेशन। तो यहाँ पर देखो चाइना की जो कीमत है वो गिर गई है। जो चाइना का माल है चाइना में ही, इसके प्रभाव क्या होंगे, अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के प्रभाव क्या होंगे। अच्छा, ये अपस्फीति जो होती है वो होती क्यों है? होती इसलिए है ताकि अगर आपका सप्लाई अधिक है, यदि आप सामान अधिक सप्लाई कर रहे हैं और डिमांड कम है, तो उस कंडीशन में, जब सप्लाई अधिक है डिमांड कम है, उस कंडीशन में होता है डिफ्लेशन, यानी अपस्फीति की स्थिति बन जाती है। अगर इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यही होता है, तो जो खरीदार होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें तो फ़ायदा होता है। फ़ायदा उन्हें ये होता है कि सामान वो सस्ते में खरीद लेते हैं, प्लस बिक्री भी अधिक होती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है नौकरियों में कटौती। क्योंकि जब सामान सस्ते हो जाएंगे तो फिर लोग अधिक से अधिक लेबर को रखेंगे नहीं, तो कम ही लेबर में कम ही पारिश्रमिक देकर काम करवाएंगे, और जो नई नई भर्तियां होंगी, नई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि भाई लोगों के पास जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय मालिक, उनके पास पैसा ही कम होगा, तो वो कहाँ से देंगे? तो ये इसका प्रभाव है। तो चाइना में अपस्फीति का कारण है, इसके बारे में जानेंगे कि चाइना में ऐसा कंडीशन कैसे आया। आईटी सेक्टर जो होता है, रियल एस्टेट उद्योग, ये सरकार का उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर होता है, उस कारण से वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। इस कारण से भी डिफ्लेशन का सामना चाइना कर रहा है। उसके साथ साथ कुछ पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री थी, उस पर भी नकेल कसा गया है ताकि वो प्रोडक्शन अधिक से अधिक न कर पाए। चीन में मजदूरी जो लेबर कास्ट है वो भी बढ़ता है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके कारण भी दिक्कत आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बीच, यूएसए और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, उसके कारण भी चाइना को दिक्कत हुआ है। आगे बढ़ेंगे। गंगा वनीकरण परियोजना के बारे में दिया है। हाल ही में आरटीआई फाइल की गई है। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत उसका जांच किया गया, तो पता चला कि जो गंगा नदी की सुरक्षा के लिए वनीकरण पहल स्टार्ट की गई थी, ये अपने पहले चरण को समाप्त कर लिया है। उसके साथ साथ ये जो इसका उद्देश्य है कि यानी कि गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण करना, यानी वृक्ष लगाना गंगा नदी के किनारे। ये अपने प्रारंभिक चरण में जो 2016 से 21 के बीच में टारगेट रखा गया था, 2016 से 21 के बीच में टारगेट रखा गया था, ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है, यानी कि 22% से भी ये कम अचीव कर पाई है। तो ये किसके तहत काम कर रहा है? ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की देख रेख में जो गंगा वनीकरण है, इस परियोजना को चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसके बारे में जानेंगे। जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इस मिशन की जो स्थापना हुई थी 1860 में जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, उसके तहत इसे इस्टाब्लिश किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जो मौजूदा एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि जो नालों का पानी को सफाई करता है,
उसको बढ़ावा देना कि वो अधिक से अधिक सीवेज प्लांट से जो प्रवाह आ रहे हैं, यानी कि जो गंदे पानी आ रहे हैं या जो फिल्टर होकर भी पानी कुछ आ रहे हैं, कुछ तब भी गंदा रह जाते हैं, इसके प्रवाह को रोकना। जैसे वृक्षारोपण हो जाएगा तो वृक्ष अपने जड़ों से, अपने तनों से ये जो है इसके प्रवाह यानी वेग को रोकेगा, ताकि कम से कम पॉल्यूशन नदी में पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो गंगा नदी तटीय क्षेत्र है उसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको फिर से पुनर्जीवित करना, और जलीय जैव विविधता के साथ साथ, जलीय जैव विविधता के साथ साथ जो गंगा नदी बेसिन है उसके तटवर्ती जैव विविधता को भी संरक्षित करना, यानी कि वृक्षारोपण कर कर जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भी जैव विविधता को बढ़ावा। जैव विविधता मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज एक स्थान पर रहते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की भी अनुपस्थिति, यानी कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कीटों के प्रकोप के बारे में दी है, ये चर्चा में क्यों है। एक टी बग, टी मास्कीटो बग है, यहाँ पर देखिए फिगर में टी मास्कीटो, ये चाय के बागान को डिस्ट्रॉय करते हैं, खासकर नुकसान करते हैं। तो ये प्रकोप इस चर्चा में क्यों है। दक्षिण भारत में जो चाय के बागान के मालिक हैं इन कीटों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिनका नाम है चाय मच्छर बग, जिसे या तो टी मास्कीटो बग के रूप में भी जाना जा सकता है। ये फलियां हैं, बागान है कि पत्ती हैं, उनको क्या करता है, गंभीर रूप से नुकसान फैलाता है। ये खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं प्लस उसके बाद या एकदम खाल घाटी जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर तेज़ी से ये फैल रहा है। इसके फैलने का रीजन बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम का पैटर्न तेज़ी से बदल रहा है, जो वर्षा का पैटर्न तेज़ी से बदल रहा है, उस कारण से ये जो टी मास्कीटो बग है इसका प्रसार तेज़ी से हो रहा है। और इसके विकसित होने का और भी अनुकूल कंडीशन बताया जा रहा है। अनुकूल कंडीशन ये भी बताया जा रहा है कि यदि तापमान में वृद्धि है, यदि तापमान टेम्परेचर अधिक होता है तो इसका जो प्रजनन होता है, इनकी जो जनसंख्या है और तेज़ी से बढ़ती है। या तो टेम्परेचर अधिक हो जाए या तो एकदम कम हो जाए टेम्परेचर, तो भी इस दोनों ही कंडीशन में ये जो टी मास्कीटो बग है तेज़ी से बढ़ती है। और भी इसके रीजन बताए जा रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्तर जो बढ़ रहा है, जो वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ रहा है, इससे जो शाकाहारी कीड़े हैं वो भी बहुतायत मात्रा में बढ़ना शुरू कर दिए। इससे और भी जो फसल हैं और बागान हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। तो याद रखिएगा, टी मच्छर मास्कीटो बग किस कंडीशन में पनपते हैं, कहाँ अभी इनका प्रकोप तेजी से बढ़ा है। कच्छ वनस्पति के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। कच्छ वनस्पति यानी मैंग्रोव की ही बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, भारत मैंग्रोव भूमि का क्षेत्र केवल भारत में जितनी भी मैंग्रोव भूमि है सिर्फ पूरे भारत का पूरे एरिया मिलाया जाए तो सिर्फ 0.15% ही भूमि पर मैंग्रोव वन है। भारत के पूरे भूमि की बात किया जाए तो 0.15% तक ही मैंग्रोव वनस्पति फैली हुई है। अगर भारत की तटरेखा की बात करें, तटरेखा मतलब जो कि साउथ इंडिया है, खास करके जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो जो समुद्र से लगी तटरेखा है, इसकी दूरी की बात करें तो ये 7516 किलोमीटर्स में फैला है, 7516 किलोमीटर्स में फैला है, जहाँ पर अधिक से अधिक ये कच्छ वनस्पति जिसे कहें मैंग्रोव वनस्पति, इसे आसानी से लगाया जा सकता है। तो मैंग्रोव के फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। मैंग्रोव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैंग्रोव जो तूफान होता है, चक्रवात होता है, ये देखिए मैंग्रोव वृक्ष है और उसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, जितना ऊपर जाता है इसकी गहराई काफ़ी ज़मीन तक रहती है। तो ये पेड़ तूफान और ज्वार भाटा में काफ़ी मतलब सुरक्षित रहते हैं, ये उखड़ते नहीं है, तट की भी रक्षा करते हैं, तट के कटाव को भी रोकते हैं, प्लस उसके बाद जो लहरें होती हैं उसे भी कंट्रोल करने में काम करता है। प्लस बाढ़ के शमन में भी, बाढ़ शमन मतलब होता है मिटिगेशन, कम करना। जैसे जो सुंदरवन का मैंग्रोव तट है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का मैंग्रोव तट है, वो जो मानसूनी फ्लड आता है तो उसको रोकने में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लस जैव विविधता का पर्यावास है। मैंग्रोव विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास भी प्रदान करता है। एक जैसे खराई ऊँट होते हैं जो इसके खाने पर जीते हैं मैंग्रोव की, और बंगाल टाइगर और गंगा नदी डॉल्फिन जैसे लुप्तप्राय प्रजातियां भी इसमें आवास के रूप में निवास करती हैं मैंग्रोव वनस्पतियों में। दुनिया का सबसे बड़ा अगर मैंग्रोव वन के बारे में बात करें तो वह है सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
जैव विविधता का समर्थन करते हुए विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां हैं उसके आवास का भी काम करता है जो सुंदरवन मैंग्रोव वन है। और भी जानेंगे मैंग्रोव वृक्ष के बारे में। आजीविका सहयोग, ये आजीविका के रूप में भी काम करता है। वो कैसे काम करता है, जैसे कोई भी मैंग्रोव मछुआरे समुदाय हो गए उनकी आजीविका में योगदान देता है। जैसे इनकी जड़ें हो गई ना, इनकी जड़ें में काफ़ी जो अंदर है कटाव के क्षेत्र में जो यहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, तो इन जड़ों के सहारे ये लोग मछलियाँ भी अपना मछली भी मारते हैं, मछुआरे होते हैं, उनके लिए आजीविका के स्रोत, प्लस इनकी लकड़ी और पत्ती का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उनके लिए आजीविका भी प्रदान करता है। प्लस जल गुणवत्ता में सुधार करता है। जैसे मैंग्रोव को प्राकृतिक फिल्टर के रूप में भी जाना जाता है। कैसे, जैसे कोई भी उच्च प्रदूषक हो गया या फिर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हो गए, ये जो झाड़ी दिख रही है ना मैंग्रोव की, ये सारे प्रदूषक को और इसको अपने ही जाली में फंसा कर रखता है, तो इसलिए इसे प्राकृतिक फिल्टर के रूप में भी जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन को समन करना, मतलब कि समन मतलब होता है मिटिगेशन, कम करना। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को ये कैसे कम करता है, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट है एक एक क्वेश्चन बना सकती है। मैंग्रोव वनस्पति CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है तेजी से। अवशोषित करने के बाद भी, अवशोषित करने के साथ साथ ये अपने पास इसे सुरक्षित भी रखता है, संग्रहित करके भी अपने पास रखता है CO2 को, यानी वातावरण में CO2 को रिलीज नहीं होने देता है, जिससे जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी कम होता है। क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। जब ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो फिर जो वातावरण है उसमें जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं देखने को मिलती ही है। आगे बढ़ेंगे। इससे संबंधित सरकार द्वारा कुछ अन्य पहल भी स्टार्ट की गई है, जैसे अमृत धरोहर पहल है। इसका क्या काम है, इसका काम यही है कि जो आर्द्र भूमि है, दलदल में ही मैंग्रोव वनस्पति और खारे पानी में ही मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं, वो उगती हैं। तो आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना, प्लस उसको संरक्षित करना, जैव विविधता, पर्यावरण, पर्यटन और स्थायी समुदायों को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर मिशन को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि जो आर्द्र भूमि है उसका इष्टतम उपयोग करना, और प्लस उसके साथ सार्वजनिक भागीदारी और रामसर साइट पदनाम से भी इसे संबोधित किया गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें अमृत धरोहर मिशन की, तो टिकाऊ पारिस्थितिक तंत्र के उपयोग को प्रोत्साहित। टिकाऊ मतलब होता है कि किसी भी दलदल भूमि या उसका ऐसे ही यूज करो, किसी भी प्राकृतिक संसाधन का ऐसा यूज जो भविष्य के लिए बच सके, उसको कहते हैं टिकाऊ या सतत विकास भी कहते हैं। आर्द्र भूमि का क्षरण का मुकाबला भी करता है। प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और सुनिश्चित करता है आर्द्र भूमि। प्लस उसके बाद जो आर्द्र भूमि है उसका उपयोग कर सकते हैं। प्लस उसके बाद आर्द्र भूमि प्रबंधन के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर मिशन को स्टार्ट किया गया है। मैंग्रोव से संबंधित एक और पहल है जिसका नाम है मिष्टी योजना। तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल है, मिष्टी का अर्थ है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मिष्टी योजना, ध्यान रखिएगा, जो मैंग्रोव वन है उसको बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना स्टार्ट किया गया है। समुद्र तट और नमक वाली जो भूमि है उस पर मैंग्रोव वृक्ष का रोपण करना, मैंग्रोव वृक्ष को लगाने का काम करने के लिए मिष्टी योजना शुरू की गई है, जिससे स्थायी आजीविका भी सुनिश्चित होगी, प्लस उसके बाद जो मैंग्रोव वनस्पति है उसका भी विकास होगा। ये मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जो मनरेगा हो गया, कैंपा फंड हो गया, अन्य स्रोतों के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो गहन तटीय मैंग्रोव वनीकरण करना, राज्यों और क्षेत्रों में व्यापक कवरेज प्रदान करना, वहीं PPP पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी को सुनिश्चित करना, प्लस उसके बाद पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। मैंग्रोव के लिए लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में दिया है, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत का जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI है, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की जो अकादमी है, यानी कि जो CBI का प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो एकेडमी है, वो हाल ही में जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है इसका सदस्य बन गया है। इसका 10वां सदस्य बना है। इसका कौन सा सदस्य बना है, 10वां। एक फैक्ट तो यही मिल गया। तो जानेंगे इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में। यह है, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी इंटरपोल द्वारा इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। इसका काम यही है कि दुनिया मतलब जो भी सदस्य देश हैं
इनके जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनका प्रशिक्षण जिस एकेडमी में हो रहा है उनके देश में, उन सारे एकेडमी को नए नए चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए, नए नए जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए उन्हें और भी प्रशिक्षित करना उनके एकेडमी को। जब एकेडमी प्रशिक्षित होगी तो वो जो सीबीआई हैं, सीबीआई के जो मेंबर्स हैं या अधिकारी हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करेगी। तो उसके बारे में दिया था। सीबीआई अकादमी के बारे में देखेंगे। भारत के जो सीबीआई अकादमी यानी कि जहाँ सीबीआई की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, उसे बोलते हैं सीबीआई एकेडमी। जो भारत का सीबीआई एकेडमी है, प्रमुख जो जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई है, उसका प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो अकादमी स्थित कहाँ हुई है? गाजियाबाद में। ये कहाँ है? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यूपी का जिला है। ध्यान रखिएगा, जो सीबीआई का एकेडमी है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो एकेडमी है वो कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका उद्देश्य वही है, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, समर्पण, साइबर अपराध को रोकना, भ्रष्टाचार विरोधी जैसे विषयों पर विविध प्रशिक्षण प्रदान करना, विदेशी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, कोऑपरेट करना, किसका काम है? जो सीबीआई एकेडमी है। तो यह था सीबीआई एकेडमी के बारे में। अब सीबीआई के बारे में जान लेंगे। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1963 यानी 1963 में जो भ्रष्टाचार और केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए, इसे भ्रष्टाचार और केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन करने के लिए, जो उल्लंघन करता है उसे निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत की गई है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सीबीआई का गठन हुआ है। और इसका काम क्या है? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करना। किसका काम? सीबीआई का ये काम है। सीबीआई काम किस मंत्रालय के अंतर्गत करती है? कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के तहत सीबीआई काम करती है। पहले ये होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती थी, लेकिन अब किसके तहत काम करती है? कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के तहत ये काम करती था। ये था सीबीआई के बारे में और इसके एकेडमी के बारे में, यह किसका सदस्य बना है उसके बारे में था। यदि जानकारी या न्यूज आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।